आज हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि आपसे इस बार नीट में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बेसिकली 4 टॉपिक कवर करेंगे। यूएनडी एरर्स एंड मेजरमेंट, दूसरा आपका काइनेमेटिक्स, तीसरा एनएलएम एंड चौथा फ्रिक्शन। उसके बाद ऐसे ही हम बाकी चैप्टर्स और बाकी टॉपिक भी कवर करेंगे इस सीरीज़ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो बेसिकली वर्नियर कैलिपर का है। इसमें क्या है, मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर हैज़ एन डिविजन्स। कितने डिवीजन्स है उसमें? एन डिवीजन्स है। और उसमें क्या बोला कि एन डिवीजन जो है वर्नियर स्केल के वो कोइंसाइड कर रहे हैं किससे? n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो लीस्ट काउंट पूछा है आपसे किसका? वर्नियर स्केल का। तो चलिए यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं उसका। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए जनरल लीस्ट काउंट का, किसके? वर्नियर कैलिपर के। वो क्या होता है? 1 MSD, मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन की रीडिंग 1 माइनस एक्स वाई वाई। एक्स यहाँ पर क्या है? बेसिकली कितने डिवीजन जो हैं वर्नियर स्केल के कोइंसाइड कर रहे हैं किसके साथ? बेसिकली मेन स्केल के साथ। और वाई यहाँ पर क्या है? वो मेन स्केल डिवीजन्स हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे पास x की वैल्यू है कितनी? वो है हमारे पास n-1। और जो y की है वो कितनी है? n है। और एक MSD किसके इक्वल है? बेसिकली 1/n। अब 1/n कैसा आया? यहाँ पर लिखा है साफ साफ कि यहाँ पर मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर में क्या है? 1 सेंटीमीटर में n डिविजन्स हैं। तो ये 1 MSD किसके इक्वल हो गया? 1/n सेंटीमीटर के। चलिए ऊपर वाले फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं हम। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1 L लीस्ट काउंट कितना हो गया? 1 MSD कितना है? 1/n। 1 माइनस एक्स कितना है? n-1। और y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? वो n गिवन है। तो 1/n और यहाँ से n-n मतलब ये भी 1/n आ जाएगा। तो अपने पास जो आंसर आ गया वो आ गया 1/n² सेंटीमीटर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ये हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन बेसिकली एरर पर बेस्ड है, ठीक है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और फिर से पूछा जा सकता है। तो हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है P जो डिपेंड कर रही है किस पे? बेसिकली आपकी 4 फिजिकल क्वांटिटी पर। किस किस पर? A पर उसकी पावर कितनी है? क्यूब है। B पर उसकी पावर स्क्वायर है। C की पावर कितनी है? वो -1 है। और D की पावर कितनी है? वो -1 है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो A की पावर क्यूब, B स्क्वायर, C की पावर -1 और D की पावर -1। तो चलिए यहाँ पर हम परसेंटेज एरर पर निकालते हैं किस पर? तो अगर ऐसे कभी भी हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जो 3-4 क्वांटिटी पर डिपेंड करती है और उसमें अगर हमें परसेंटेज एरर निकालना होता है तो सीधा सीधा हम क्या करते हैं भाई? उसमें परसेंटेज एरर किसके इक्वल होगा? बेसिकली A में परसेंटेज एरर इंटू उसकी पावर 3 इंटू बेसिकली DA/A इंटू 100, ठीक है। प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा भाई? 2 इंटू परसेंटेज एरर इन B में डिवाइड बाय DB इंटू 100। सिमिलरली प्लस C में परसेंटेज एरर इंटू उसकी पावर यहाँ पर कितनी है? हम लेंगे 1, क्योंकि हमें यहाँ पर मैक्सिमम एरर निकालना है। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ नीचे डिनोमिनेटर में थी उनकी पावर भी हम यहाँ पर प्लस में लेंगे। प्लस यहाँ से क्या आ गया? 1 इंटू DD डिवाइड बाय DD इंटू 100। तो चलिए डायरेक्टली पुट कर देते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 3 इंटू A में कितनी है परसेंटेज एरर? वो दे रखा है 1%। B में कितना है? वो दे रखा है 2%। प्लस और C में कितना है? वो दे रखा है हमें कितना? 3%। और जो D में है परसेंटेज एरर वो कितना दे रखा है? 4। तो इनको जब ऐड करोगे आप 3 + 4 + 3 + 4, ये हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों?
यह आ गया हमारे पास 14%। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहाँ भी क्या है, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। फिर से ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई हमारे पास एक स्फेयर है, उसके रेडियस में एरर कितना दे रखा है अपने को, 2% दे रखा है। तो वॉल्यूम में हमसे एरर पूछ लिया है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करें। पहले हम ये लिख लें वॉल्यूम और उसके रेडियस में रिलेशन क्या होता है। स्फेयर का रेडियस और वॉल्यूम में रिलेशन आप सबको पता होगा कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब मैं परसेंटेज एरर निकालना चाहता हूँ वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम में परसेंटेज एरर किसके इक्वल होगा, पावर ऑफ रेडियस इनटू परसेंटेज एरर इन रेडियस। बाकी जो चीज़ें हैं ये कांस्टेंट हैं, तो इनका कोई चेंज तो आने वाला नहीं है। तो सीधा सीधा जो यहाँ आंसर हो जाएगा 3 × 2 कितना आ गया, 6%। हल हुए क्वेश्चंस हैं, पर ये मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें बड़े ढंग से समझें। और कुछ नहीं समझा है तो आप मेरे से कमेंट कर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वैसे ही है जो हमने पीछे सॉल्व किया था, वर्नियर कैलिपर पर बेस्ड है। ये क्या है भाई, एन डिविजन्स जो हैं किसके, वर्नियर स्केल के कोइंसाइड कर रहे हैं n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। इसमें एक डिवीजन किसके इक्वल है, 1 mm के इक्वल है। द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पूछा है हमसे फिर से। तो फिर से वही फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। ध्यान रखें लीस्ट काउंट जो वैसे फॉर्मूला होता है वो होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, और उसका जो रिज़ल्ट हमारे पास आता है मैं वो डायरेक्टली लिख रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूले याद रखें। फॉर्मूले अगर याद हैं आपको फिज़िक्स में तो आप मेरी बात ये सही से लिख कर रख लें कहीं भी, कि आप फिज़िक्स का 60% पेपर कभी भी कैसे भी नीट का सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या है, 1 - x/y। तो पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा ही था कि x किसके इक्वल है, बेसिकली नंबर ऑफ डिविजन्स वो किस पर, आपके वर्नियर स्केल पर। तो x की वैल्यू कितनी है, n-1, जो कोइंसाइड कर रहे हैं किसके साथ, मेन स्केल के साथ। और जो y की वैल्यू है वो कैपिटल N है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दे रखा है, मेन स्केल की एक जो हमारी वैल्यू है वो कितनी है, 1 mm यहाँ दे रखी है। तो चलिए फिर से फॉर्मूले पुट कर दें। तो ये वैल्यू जो आ जाएगी 1 mm 1 - n-1/n, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो आंसर आ जाएगा आप देखेंगे तो 1/n कितना आ गया, ये आ गया mm में आंसर। और आंसर है यहाँ पर बेसिकली सेंटीमीटर्स में। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो हमें पता है कि 1 mm कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है, 10/n इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने को, इसमें हमें फोर्स दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, टाइम दे रखा है, और फाइंड द डायमेंशन ऑफ, इनको हमने चूज़ किया है एज ए फंडामेंटल क्वांटिटीज़। इस पर्टिकुलर सिस्टम में हमसे क्या पूछा है, एनर्जी की डायमेंशंस बताओ फोर्स के, एक्सेलरेशन और टाइम के टर्म में। तो भाई एनर्जी की हमें निकालनी है, तो एनर्जी हम बोल सकते हैं किसके प्रोपोर्शनल है भाई, एफ की पावर ए के, या एफ की पावर हम एक्स लिख लेते हैं, और एक्सेलरेशन की पावर वाई, और टाइम की पावर जेड, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन एक हम मान लेते हैं कांस्टेंट से हट जाता है, और उस कांस्टेंट को हम 1 एज्यूम कर लें, कोई तकलीफ नहीं है उसमें। तो एफ एक्स ए वाई टी जेड, ठीक है। अब लेफ्ट और राइट में इनके डायमेंशंस पुट करें और एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ फाइंड कर लें। तो एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो ml² T⁻² -2 होता है। सिमिलरली फोर्स का क्या होगा, ml T -2 और उसकी पावर x है। सिमिलरली एक्सेलरेशन का l T -2, उसकी पावर कितनी है बच्चों, वो है y, और टाइम का t ही रहता है। तो बच्चों ये हो जाएगा यहाँ पर z। अब हम क्या कर लें, अलग अलग कर लें m l और t की पावर लेफ्ट में और राइट में, और इक्वेट कर देते हैं। तो अगर हम पहले वाले से देखें तो m की पावर x, m बाकी कहीं नहीं है तो x ही रहेगी इसकी पावर, और
एल की पावर क्या हो जाएगी एक्स प्लस वाई, और सिमिलरली जो टी की पावर होगी क्या होगी 2 माइनस एक्स माइनस 2y प्लस जेड। ठीक है, तो अब हम लेफ्ट साइड और राइट साइड में इक्वेट कर दे तो x की पावर 1 हो जाएगी और x प्लस वाई की पावर कितनी हो गई यहाँ पर 2 हो गई। सिमिलरली राइट साइड में अगर आप जाएंगे तो माइनस 2x माइनस 2y प्लस जेड, वो कितना है, वो -2 के बराबर होगा। तो भाई x हमारे पास 1 आ गया, तो सिमिलरली y भी हमारे पास 1 आ जाएगा। ये वैल्यूज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों जो यहाँ आंसर आ जाएगा ये कैंसिल, z आ गया हमारे पास 2। तो मेरे पास जो e का फॉर्मूला बनेगा नए सिस्टम में वो क्या आ गया, f की पावर 1 हो जाएगी, a की पावर भी 1 हो जाएगी। सिमिलरली जो हमारे पास क्या बचा, t की पावर हो जाएगी यहाँ पर 2। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, वो होगा बी। ठीक है, तो बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली काइनेमेटिक्स से। कार है एक, वो कहाँ से गई, एक्स से वाई गई। ठीक है, एक्स से वाई गई, हम मान लेते हैं उनके बीच में डिस्टेंस डी है, और किस स्पीड से गई एक्स से वाई, वो गई वी यू से, और फिर वापस वाई से वो एक्स आ रही है। ठीक है, कितनी स्पीड से, वो आ रही है वी डी से। तो हमसे एवरेज स्पीड पूछी है इस केस में। अब ऐसे केस में आप देखो तो इस बेसिकली पार्टिकल ने पूरी जर्नी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके चला है। ठीक है, और जब 2 इक्वल पार्ट्स में या n इक्वल पार्ट्स में एक पार्टिकल अपनी पूरी जर्नी को डिवाइड करके चलता है तो वहाँ पर हमारे पास जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n अपॉन 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/vn। तक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको रट्टा मार के रखें। ठीक है, मैं छोटे से छोटा तरीका आपको बता रहा हूँ जिससे आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो, रट्टा मारें और चीज़ों को फटाफट सॉल्व करें। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की वैल्यूज़। तो हमारे पास एवरेज स्पीड जो आएगी, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी वो कितनी भाई, 2n की वैल्यू है, और यहाँ से कितना आ जाएगा 1/vu प्लस 1/vd। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 2vu vd अपॉन वो कितना आ जाएगा vu प्लस vd के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारे पास ए ऑप्शन हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट एक बेसिकली ये फॉर्मूला है या क्वेश्चन है, इसको मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि याद करके रखें। क्वेश्चन ये बोलता है कि एक गाड़ी है जो क्या कर रही है, पहले एक्सलेट करती है रेस से, कितने रेट से, अल्फ़ा से, फिर कुछ टाइम के बाद उसने डी एक्सलेट किया। ठीक है, कितने रेट से, बीटा रेट से, और वो रेस पर आ जाती है। टोटल टाइम जो उसने लिया जर्नी में वो टी लिया। तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमसे यहाँ पर पूछी है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, एक मैक्सिमम वेलोसिटी, दूसरा टोटल डिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन में जो हम करेंगे वो ग्राफिकल मेथड से करेंगे। ग्राफिकल मेथड में हम बेसिकली बात कर रहे हैं क्या, किस ग्राफ ड्रॉ करने की, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इस क्वेश्चन में अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करें और मुझे पता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से एक पार्टिकल अगर ट्रैवल करता है, ठीक है, तो उसका जो ग्राफ होता है एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है, ओरिजिन से पहले जब वो एक्सेलरेट कर रहा था, फिर वो रिटार्ड करा, रिटार्ड करके उसकी स्पीड हो गई 0। ठीक है, वो भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ही रहेगा बट नेगेटिव स्लोप के साथ। टोटल टाइम ऑफ जर्नी जो है उसने टी लिया है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि t1 तक उसने एक्सेलरेट किया और t2 तक उसने रिटार्ड किया। ठीक है, जब तक वो एक्सेलरेट करता रहेगा तब तक उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी, और जहाँ से उसने रिटार्ड करना स्टार्ट किया वहाँ पर उसकी वेलोसिटी हो जाएगी कम होनी। ठीक है, तो यहाँ जो इसकी वेलोसिटी है इस पॉइंट पर वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। हमें यही यहाँ पर फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है ना, तो फाइंड करते हैं। हमें t1 टाइम तक उसने एक्सेलरेट किया। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, स्लोप वीटी ग्राफ का। तो स्लोप कितना हो गया, पहले अल्फा दे रखा है, तो अगर आप इस
पहले ट्राइंगल से देखेंगे तो उस ट्राइंगल का ये इस लाइन का जो स्लोप हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई वी मैक्स बाय T1, ठीक है। और दूसरे वाली जो ये लाइन दे रखी है V2, ठीक है, इस ट्राइंगल से अगर देखते हैं इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या आएगा भाई, मैं वैल्यूज़ यहाँ पर ले रहा हूँ बस, है ना, क्योंकि रिटार्डेशन है तो माइनस बीटा इक्वल्स टू माइनस वी मैक्स बाय वी टी होनी चाहिए, बस मैं वैल्यूज़ यूज़ कर रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा वी मैक्स बाय ये हो जाएगा T2, ठीक है। तो ये मेरे पास ये वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। यहाँ अगर मैं T1 T2 की वैल्यू निकाल लूँ, T1 कितना हो गया, वो हो गया मेरे प्यारे बच्चों वी मैक्स बाय अल्फ़ा, और T2 जो हो गया वो कितना हो जाएगा वी मैक्स बाय बीटा। टोटल टाइम ऑफ जर्नी यहाँ अपने को नोन है, वो कितनी है T, वो कितनी हो जाएगी T1 प्लस T2। तो जी अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, T कितना आ गया वी मैक्स बाय अल्फ़ा प्लस वी मैक्स बाय बीटा। तो मेरे पास वी मैक्स की जो वैल्यू आई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो हो जाएगी कितनी, अल्फ़ा बीटा T अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा। ये मेरे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। रट्टा मार के रखें, आ गया है तो उसे सॉल्व ना करें, सीधा सीधा याद करके फटाफट लगा दें। आगे हो सकता है कि ये वेरिएबल्स यहाँ पर दे रखें, वहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दे दे और क्वेश्चन पूछ ले आपसे, तो आंसर डी हो जाएगा। इसमें मान लीजिए टोटल डिस्टेंस आपसे पूछे कि टोटल डिस्टेंस कितना चलेगी गाड़ी स्टॉप करने से पहले, तो सेकंड पार्ट मैं अपनी तरफ से आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ, ठीक है। तो सीधा सीधा इस ट्राइंगल का एरिया अंडर कर्व, तो जी डिस्टेंस हो जाएगा एस मान लेते हैं, तो एरिया कितना हो जाएगा हाफ, बेस कितनी है टी इंटू वी मैक्स। तो जी इसका आंसर फटाफट अपने पास आया, वो कितना हो गया अल्फ़ा बीटा टी स्क्वायर बाय 2 अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। ये दिस इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार बिफोर इट स्टॉप्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में है हमारे पास क्या दे रखा है, एक स्मॉल ब्लॉक है जो स्लाइड कर रहा है स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर, स्टार्ट किया रेस्ट से, t इक्वल टू 0 पर एस एन क्या है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक इन इंटरवल Tn-1 टू Tn, मतलब बेसिकली 1 सेकंड का यहाँ पर डिस्टेंस दे रखा है इस ब्लॉक के लिए nth सेकंड का, और दूसरा जो है n-1 सेकंड का दे रखा है। तो जी हम यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये एंगल थीटा मान लें इस ब्लॉक का, सॉरी इस इंक्लाइन का, जिस पे कि ये ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन से आएगा, वो एक्सेलेरेशन कितना होगा जी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ सीधा सीधा फॉर्मूला यूज़ करेंगे एस एन एथ। तो एस एन एथ जो होता है वो कितना होता है जी u प्लस ए 2n-1 अपॉन 2, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर दें, पहले nth सेकंड की बात कर रहा है, और u जो गिवन है अपने को रेस्ट से स्टार्ट किया वो 0 है, ठीक है। तो एस एन कितना हो गया a 2n-1 बाई 2, और एस एन प्लस 1 कितना हो गया a 2n+1 -1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी इसमें a 2n+2 -1 बाई 2, तो ये जो आगे यहाँ वैल्यू हमारे पास कितनी आई a 2n+1 बाई 2, दोनों को डिवाइड करो, तो इनका जो रेशो लेंगे हम लोग, तो रेशो में क्या हो जाएगा बेसिकली एस एन बाय एस n+1, दोनों को डिवाइड जब हम करेंगे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2n-1 अपॉन 2n+1, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से अपना मोशन अंडर द कांस्टेंट फोर्स, मतलब कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या हो गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर पहले 10 सेकंड में s1 है और पहले 20 सेकंड में s2 है। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हाल फिलहाल में भी पूछा गया है इस पे बेस्ड। अगर पार्टिकल क्या करता है
रेस्ट से स्टार्ट करे, ठीक है, मतलब u ज़ीरो है और स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है, तो इक्वल टाइम इंटरवल में जो वो क्या करता है भाई, यहाँ से ये 2t 3t डिस्टेंस चलता है, किस रेशियो में चलता है, s 3s 5s, ठीक है, ये रेशियो याद रखें। मतलब क्या हो जाता है बेसिकली 1:3:5:7:9, ये कहानी ऐसे चलती रहती है। तो यहाँ अपने को दे रखा है कि भाई जो पहले 10 सेकंड हैं, पहले 10 सेकंड में उसने जो डिस्टेंस चला है वो चला है कितना, s1, ठीक है, और 20 सेकंड टोटल, 20 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना चला है, s2 चला है। तो s1 की जो वैल्यू या हमें दे रखी है कुछ जो भी होगी, ठीक है, s2 का यहाँ जो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा, s2 कितना हो जाएगा भाई, ये अगर s1 है तो ये 3s1 होगा, मतलब पहले 10 सेकंड में s1 चलेगा तो अगले 10 सेकंड में 3s1 चलेगा। तो s2 है डिस्टेंस पूरा 20 सेकंड का, कितना हो गया, s1 प्लस 3s1 मतलब 4s1। तो हमारे पास डायरेक्टली ये रिलेशन आ गया कि s2 किसके इक्वल है, वो है बेसिकली 4s1 के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन से, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन से क्या क्वेश्चन है कि एक प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट किया 45 डिग्री माइनस थीटा और दूसरे को प्रोजेक्ट किया 45 प्लस थीटा पर। तो हॉरिजॉन्टल रेंज कुछ होंगी, हमसे ये गिवन है कि एंगल अल्फा पर हमने प्रोजेक्ट किया, ठीक है, तो कुछ उसकी रेंज है r1 और ठीक है, और इसमें स्पीड सेम होनी चाहिए और दूसरे पार्टिकल को हमने बीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया सेम स्पीड से, तो इसकी रेंज कितनी है, वो r2 है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में थोड़ा सा ध्यान रखें, जब ये एंगल हो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। अगर हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा 90 डिग्री आ जाए तो उस केस में r1 किसके इक्वल होता है, वो r2 के इक्वल होता है। तो यहाँ अगर इस केस में देखो आप लोग तो 45 माइनस थीटा प्लस 45 प्लस थीटा वो किसके इक्वल आ रहा है, 90 के, बिल्कुल सही है। तो इसमें किसके इक्वल आ जाएगा, r1 r2 के इक्वल हो जाएगी। आपको फॉर्मूला लगाने की भी एज सच ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो मैंने वही क्वेश्चंस यहाँ पर मतलब बेसिकली पिक किए हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर ये एंगल 45 डिग्री माइनस थीटा ना दे के 30 दे दे और 45 प्लस जो थीटा है वो आपको 60 दे, तो 90 प्लस 60 भी यहाँ पर, सॉरी 30 प्लस 60 भी कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो आंसर इस केस में r1/r2 जो हो गया वो कितना आ गया, 1:1, मतलब आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बेसिकली रिलेटिव का क्वेश्चन है। तो रिलेटिव में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन है। एक शिप है जो वेस्ट की तरफ जा रहा है, स्पीड गिवन है उसकी, शिप बी है जो 100 किलोमीटर दूर है साउथ ऑफ ए, ठीक है, इज़ मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ विद ए स्पीड ऑफ इतना सेम स्पीड से, टाइम आफ्टर विच डिस्टेंस विद इन दैम बिकम शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट टाइम और शॉर्ट यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो कहानी ये है, हमारे पास शिप ए है, ठीक है, वो वेस्ट की तरफ जा रहा है, कितनी स्पीड से, वेस्ट की तरफ, इस तरफ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए, और बी है जो कि 100 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और वो किधर जा रहा है, वो जा रहा है किधर, साउथ की तरफ, कितनी स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो यहाँ पूछा है कितने टाइम के बाद इनमें क्या आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा, ठीक। तो यहाँ अगर मैं देखूँ, मैंने इसमें क्वेश्चंस कराने का एक अपने पीछे के लेक्चर्स में एक तरीका बताया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का। तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक पार्टिकल की वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में निकाल लेते हैं। हम बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में अगर लिखेंगे तो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी जो यहाँ गिवन है वो कितनी गिवन है अपने को, 10 जे कैप, और वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है, वो माइनस ऑफ 10 आई कैप है। तो हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई कितनी, 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। अब इस वेलोसिटी को आप ड्रॉ कर दो।
जी मैं ए पे बैठ के बी को देख रहा हूँ, तो बी की जो वेलोसिटी होगी किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में, तो मैं उसको ड्रॉ करूँ, ये इधर भी 10 जाती हुई दिखेगी। अब मैं अगर ए पे बैठ गया तो ए तो मेरे लिए रुक गया, तो यहाँ अगर आप देखोगे जो बी जाता हुआ दिखेगा ए को, वो इस तरफ जाता हुआ दिखेगा किसी एंगल पर। अब हमारा काम है ये एंगल फाइंड करना रिलेटिव वेलोसिटी का, ठीक है, थीटा। तो थीटा फाइंड कर लेते हैं। थीटा इस वेक्टर से अपने को मिल जाएगा। टेन थीटा कितना होगा, हम एक्स एक्सिस से एंगल फाइंड कर रहे हैं, वो था जे का कॉफिशेंट अपॉन आई का कॉफिशेंट, मतलब 1। थीटा आ गया 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। और यहाँ पर ये कितना है, यहाँ पर 100 किलोमीटर है, ठीक है जी। तो भैया अब यहाँ हम क्या करें, ये मुझे डिस्टेंस पता चल गया, ठीक है। हमसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ए से बी के ऊपर इस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ये क्या है, बी विद रिस्पेक्ट टू ए का वेक्टर है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो यहाँ इस तरीके से। तो ये आ जाएगा डी मिनिमम, ठीक है। तो हमसे डी मिनिमम भी निकाल देते हैं चलिए इस क्वेश्चन में। तो डी मिनिमम कोई बड़ी बात नहीं है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, मान लो सी, मैं क्या बोल रहा हूँ, ए बी सी ट्रायंगल से हमें ए सी निकालना है। तो ए सी की जो वैल्यू आएगी या डी मिनिमम की, वो कितनी हो जाएगी, 100 कॉस या साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। तो 100/√2 किलोमीटर, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। अब मुझे टाइम निकालना है, इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अचीव करने के लिए टाइम क्या लगा, वो क्या होगा, सीधा सीधा भाई बी सी डिवाइड बाय इसकी रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो बी सी की वैल्यू भी कितनी होगी, वो होगी आपकी 100 कॉस 45 डिग्री डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी होगी, 10√2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये 10 कैंसिल, तो 10√2 1/√2, तो ये कितना आ गया, 5 आवर्स। अपना आंसर कितना हो गया, 5 आवर्स। आंसर हो जाएगा अपना क्या, बी, ठीक है। तो इसमें दो जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के, वो दोनों मैंने यहाँ पर बता दिए। इसमें तो वैसे आपसे क्या पूछा, टाइम पूछा था, मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी निकाल दिया, ठीक है। बाकी और थोड़ा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप मैंने एक वीडियो में समझा रखा है, वो आप देख सकते हैं अगर चाहें तो। अब ये आपका रिवर बोट प्रॉब्लम पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ बोट 5 किलोमीटर पर आवर दे रखी है स्टिल वाटर पे, और उसकी विड्थ कितनी है, 1 किलोमीटर है। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ वो कितने टाइम में चल रहा है, 15 मिनट में। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर बतानी है बोट में कितनी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर कितनी है वो अपने को निकालनी है, ठीक है। मान लीजिए एक बोट है, ए से चली, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिल्कुल सामने जब जाएगा वो तभी पहुंचेगा बी। तो उसको बी तक पहुंचने के लिए बेसिकली मान लीजिए रिवर इधर अगर फ्लो कर रही है, वी आर मैंने ले लिया, तो उसको जो स्विम करना पड़ेगा वो पीछे की तरफ कुछ एंगल बनाकर स्विम करना पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ रिवर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। तो भैया जी इस वेक्टर को वी आर को उठा के मैं यहाँ पर पुट कर दूँ, कोई तकलीफ किसी को मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, ये वी आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ अगर देखो तो कौन सा कंपोनेंट इसको इस तरफ लेके जा रहा है, ये वाला कंपोनेंट वेलोसिटी का इनकी, ठीक है। ये है बेसिकली वेलोसिटी ऑफ बोट, वो हम निकाल सकते हैं। वी आर अपने को जो दे रखी है, कितनी दे रखी है, वो दे रखी है कितनी, 5, ये है हमारे पास 5, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रिवर निकालनी है, तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर यूज़ करेंगे आप, तो ये कितनी आ जाएगी, वी बी आर का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर, ठीक है। तो टाइम जो लगेगा इसको, टाइम हो जाएगा ए से बी तक का डिस्टेंस, जो रिवर की विड्थ है वो मैं डी मान लेता हूँ, ये डी है, ठीक है, डिवाइड बाय उस तरफ उसकी वेलोसिटी वी बी आर का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर, ठीक है। तो टाइम, ये डिस्टेंस हो गया जी 1 किलोमीटर,
डिवाइड बाय, यहाँ से ये गिवन है अपने को 5, ये 25 माइनस VR², ठीक है जी। 15 मिनट गिवन है। अब ये सब चीज़ें क्या है, आर्स में है, किलोमीटर पर आवर में ही हमसे आंसर भी पूछा गया है, तो इसको आर में कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा 1/4 आर। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, 25 माइनस VR² किसके इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा 16। तो VR की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऑप्शंस थोड़े से गायब हो गए मुझे लग रहा है, ठीक है। तो आंसर अपना क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर। तो रिवर बोट प्रॉब्लम ये बड़ा ही एक कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होता है, शॉर्टेस्ट पाथ वाला, तो इसको थोड़ा सा रट्टा मार के रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ट्रक है, स्टेशनरी है, उसमें एक बॉब या पेंडुलम टाइप की चीज़ लटकी हुई है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ट्रक एकदम से एक्सेलेरेट करा इधर ए एक्सेलेरेशन से। अब कहानी क्या होगी, कहानी ये होगी अगले डायग्राम में जो मैं आपको बना रहा हूँ। अगर मैं ट्रक में बैठ के देखता हूँ, यहाँ भाई ट्रक के रेस्पेक्ट में तो बॉब रेस्ट पे थी, और वो जैसे ही एक्सेलेरेट करेगा ये बॉब पीछे की तरफ अपनी नई इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव करेगी कुछ एंगल थीटा पे, ठीक है। तो हमसे यही पूछा है कि भाई ये थीटा कितना होगा इस क्वेश्चन में। बड़ा ही एक कॉमन सा क्वेश्चन है, आंसर याद रखें इसका, ठीक है। भाई इस पर एक अगर हम फोर्सेस ड्रॉ करें, इस बॉब पे अगर हम फोर्सेस ड्रॉ करें तो फोर्सेस में क्या क्या आएंगे, एक तो mg आएगा इस पर, क्योंकि मैं किसके रेस्पेक्ट में ड्रॉ कर रहा हूँ, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में। तो इस पर एक सूडो फोर्स आएगा पीछे की तरफ। सूडो फोर्स किधर लगता है, अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, और एक टेंशन टी आएगी। और यहाँ पर क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो हम बोलेंगे नेट फोर्स इसके रेस्पेक्ट में इसमें 0 है, ठीक है। तो सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, टेंशन के दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे। ये थीटा है, ये कितना आएगा टी कॉस थीटा, और ये कितना आएगा टी साइन थीटा। तो टी कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल होगा। टी साइन थीटा किसके इक्वल होगा, वो m इंटू ए के इक्वल होगा। दोनों को आप डिवाइड कर दो, टेन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, a/g होगा। तो थीटा कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, टेन थीटा इनवर्स a/g। बड़ा ही एक कॉमन सा रिजल्ट है, इसको याद रखें, ठीक है। तो टू द लेफ्ट एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द पेंडुलम विद द वर्टिकल इज a/g, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है इम्पल्स का। इम्पल्स क्या होता है, एक झटका। जब भी चीज़ें कोलाइड करती हैं एक दूसरे से तो एक बहुत बड़ा फोर्स एक बहुत छोटे टाइम के लिए लगता है, तो वो जो फोर्स होता है वो इम्पल्सिव फोर्स होता है। और जब वो फोर्स लगता है तो वो एक झटका सा लगाता है, उस झटके को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन में डायग्राम आप लोग को दिख ही रहा है, एक वर्टिकल वॉल से एक बॉल आके टकराती है, ठीक है, थीटा एंगल या 60 डिग्री पे टकराती है और 60 डिग्री पे ही वापस चली जाती है, ठीक है। बाकी कोलिजन की चीज़ें आप कोलिजन में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो वी से टकराई, वी से वापस गई सेम एंगल पे, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा, स्पीड वी, मास है, ठीक है। तो इम्पल्स हम जे से भी नोट करते हैं, वी से भी नोट करते हैं कुछ जगह। ये क्या होता है, एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, बेसिकली चेंज इन आपका लीनियर मोमेंटम। तो अगर इस केस में आप देखेंगे तो वी फाइनल वी इनिशियल हम पहले ड्रॉ करेंगे। वी इनिशियल के दो कंपोनेंट आएंगे, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये आ जाएगा आपके यहाँ से वी कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, वी साइन थीटा हो जाएगा। सिमिलरली इसके 5 वेलोसिटी के हम कंपोनेंट्स करते हैं। इसके कंपोनेंट्स क्या आएंगे, एक इधर दूसरा इधर। तो अगर आप देखोगे ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा आएगा, ये कितना आ जाएगा, वी कॉस थीटा, ये हो जाएगा वी साइन थीटा। तो इसका जो वेलोसिटी हम इनिशियल लिखेंगे वो क्या आएगा, वी कॉस थीटा आई कैप माइनस वी
साइन थीटा जे कैप। वेलोसिटी फाइनल जो होगी वो माइनस वी कॉस थीटा आई कैप माइनस वी साइन थीटा जे कैप। यहाँ पुट कर दो वैल्यूज़। जे वेक्टर जो आ गया वो कितना आ गया, एम वी कॉस ऑफ थीटा, और 2 mv कॉस थीटा हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, 60 डिग्री है। तो इसे जनरल फॉर्मूले की तरह आप याद कर सकते हो। ये आ जाएगा हमारे पास 2mv/2 1/2, और जी ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, mv आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बलून है जिसका मास m है, वो डिसेंड कर रहा है किस एक्सेलेरेशन से, a एक्सेलेरेशन से। वो बोल रहा है कितना मास उससे हटाया जाए ताकि वो सेम एक्सेलेरेशन से ऊपर की तरफ जाए। ये गुब्बारा है, तो गुब्बारे पे जो फोर्सेस लेंगे भाई mg लेगा, क्योंकि एक ये फ्लूइड में चल रहा है तो इसके ऊपर एक बायंसी फोर्स भी लेगा fb, और इनिशियली ये a एक्सेलेरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसकी इक्वेशन जो यहाँ बनेगी वो इक्वेशन क्या बनेगी भाई, mg माइनस fb इक्वल्स टू m इंटू ए। अब वो कह रहा है कि इससे कितना मास उड़ा दूँ मैं, ताकि मैं मान लो m डैश मास उड़ा दिया तो इससे वेट क्या लगेगा, m माइनस m डैश, बट बायंसी फोर्स अभी भी वो लगता रहेगा, क्यों, वॉल्यूम चेंज नहीं किया मैंने, इसका मास उड़ाया बस बलून से, ठीक है, कम किया है, वॉल्यूम उतना ही रखा। और अब ये एक्सेलेरेशन ए से ऊपर जाए। इक्वेशन क्या बनेगी इसकी इस केस में, एफ बी माइनस एम डैश जी इक्वल्स टू एम माइनस एम डैश इंटू ए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दें हम लोग, तो एम जी माइनस यहाँ से जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एम माइनस एम डैश इंटू जी। मैं एक साथ लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी रहेगी इसको। एम माइनस एम डैश जी इक्वल्स टू एम माइनस एम डैश इंटू ए। हमें एम डैश बेसिकली फाइंड करना है, ये उड़ेगा, ठीक है। इक्वेशन जो बनी वो क्या बनी, एम जी माइनस एम डैश जी इक्वल्स टू एम ए माइनस एम डैश। तो एम जी माइनस एम जी प्लस एम डैश जी इक्वल्स टू एम ए माइनस एम डैश ए। ये यहाँ से उड़ा, तो जी हमारे पास एम डैश की वैल्यू निकालनी है, इसको इस साइड ले आओ, तो एम डैश कॉमन आ जाएगा, जी प्लस ए एम ए के बराबर। तो एम डैश जो आया यहाँ कितना आ गया, एम ए अपॉन ये जी प्लस ए के इक्वल। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास इसका सी। तो इसका भी आंसर याद रखें, बड़ा ही एक कॉमन सा क्वेश्चन है पर इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका वेरिएबल मास सिस्टम पे बेस्ड, मतलब बेसिकली रॉकेट का क्वेश्चन है। फोर्स ऑन ए रॉकेट मूविंग विद स्पीड 300 मीटर पर सेकेंड इज दिस मच, द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ फ्यूल ऑफ द रॉकेट कितना होगा, ये हमें बताना। अब देखो इस क्वेश्चन में बेसिकली जी की वैल्यू के बारे में कोई बात नहीं की है। तो जो थ्रस्ट फोर्स लगता है रॉकेट के ऊपर, ठीक है, वही हमें यूज़ करना है। थ्रस्ट फोर्स लगता है आपके गैसेस के अपोजिट डायरेक्शन में, एफ टी की जो वैल्यू होती है वो वी आर डी एम बाई डी टी होता है। ये बस मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है इसका। तो हमसे डी एम बाई डी टी पूछा गया, हमें एफ टी गिवन है और वी आर गिवन है, दोनों चीज़ें गिवन है। तो जी एफ टी जो है यहाँ पर थ्रस्ट फोर्स वो तो 10 न्यूटन है, ठीक है, और जो वेलोसिटी है वो 300 गिवन है यहाँ पर। तो जो आंसर आ गया आपका ये 0 से 0 उड़ेगा, तो यहाँ 0.7 kg पर सेकेंड अपना आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी बड़ा ही कॉमनली आस्क्ड एक क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक इंक्लाइन पर, ठीक है, हमने क्या रखा है, एक ब्लॉक को रखा हुआ है और वो ब्लॉक ए एक्सेलेरेशन से आगे जा रहा है। वो कह रहा है कि ये ब्लॉक इस इंक्लाइन के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर रहना चाहिए।
तो आंसर तो इसका जी टेन थीटा होता है। कैसा होता है मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ग्राउंड के फ्रेम में या फिर बेसिकली सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट से। तो मैं सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बच्चे वैसे ही उससे डरते हैं थोड़ा। जी मैं मान लूँ ये ए एक्सेलेरेशन से आगे की तरफ जो इंक्लाइन है मूव कर रहा है और बोल रहा है कि भाई ये इसके रेस्पेक्ट में रेस्पिरेंट चाहिए, तो मतलब जहाँ है वहीं रखा रहे। तो जो इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन होगा वो भी कितना होगा, ए ही होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो पहले तो हम इसका एफ बना लें। तो जब एफ बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, इस पर इसका वेट क्या है इस पर एम जी, एक इस पर क्या लगेगा, वो लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, बस यही दो फोर्स इस पर लग रहे हैं। अब अपने को क्या करना है, सारे फोर्सेस कॉम्पोनेंट करने हैं। ठीक है, एक एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में, दूसरा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो कॉम्पोनेंट करने के लिए हमारे पास बस नॉर्मल ही है। नॉर्मल के दो कॉम्पोनेंट होंगे, एक इस तरफ दूसरा इस तरफ। ये एंगल अगर यहाँ से थीटा है तो जी ये एंगल थीटा होता है, तो ये एंगल भी यहाँ से थीटा होगा। ये आ जाएगा एन कॉस थीटा, ये आ जाएगा एन साइन थीटा। अब इधर ये ए एक्सेलेरेशन से चलता हुआ दिख रहा है। तो इक्वेशन बना लें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एन साइन थीटा एक फोर्स है, वो किसके इक्वल होगा, एम इंटू ए। और वर्टिकल डायरेक्शन में एन कॉस थीटा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो एम जी के बराबर हो जाएगा। तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें, टेन थीटा इक्वल से कितना आ गया, ए बाय जी। मतलब ए किसके इक्वल आ गया, जी टेन थीटा के। रट्टा मार के रखें। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे बेस्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, एक स्प्रिंग है, उससे एक ब्लॉक लटका हुआ है, दूसरी एक स्ट्रिंग है, उससे दूसरा एक ब्लॉक लटका हुआ है, ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। इसका मास 3m है, इसका मास m है। वो बोल रहा है कि इसको कट करते ही ब्लॉक ए का और ब्लॉक बी का अपने को एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, तो जब ये कटा नहीं था इनिशियली, बिफोर की बात करते हैं। बिफोर इन दोनों की कहानी लिखते हैं। पहले आप बी का एफ बना लें। बी पे फोर्स एम जी लग रहा था, टेंशन टी, तो यहाँ से हमारे पास टी इक्वल्स टू एम जी आया। इक्वेशन ये है बी की कहानी। अब ए की कहानी लिखते हैं। ये कटने से पहले की बात कर रहा हूँ बच्चों में। ठीक है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा एक 3mg के एक्स स्प्रिंग फोर्स, और एक नीचे एक टेंशन लगती रहेगी। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी इसकी, भाई के एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, टी प्लस 3mg के बराबर। ठीक है ना, और टी की वैल्यू कितनी है, एम जी है, तो कितना आ गया, 4mg आ गया। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको कट कर देंगे, तो कट करने के बाद आफ्टर की कहानी लिखते हैं। इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं बिना ये स्टेप करे, पर मैं बेसिक्स आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही हम इसको कट करेंगे, रस्सी में तो टेंशन 0, तो ये बी का एफ बी टी में क्या आएगा, बस एम जी, और इसका एक्सेलेरेशन ए बी हम लिख देते हैं। इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, एम जी इक्वल्स टू एम ए बी। ये कैंसिल हो गया क्योंकि ये फ्री फॉल करेगा, एक्सेलेरेशन इसका जी हो जाएगा। सेम हम बी की कहानी लिखें, ये सॉरी ए की कहानी लिखते हैं। तो ए में क्या क्या फोर्स लग रहे हैं भाई, 3mg लगता रहेगा, और स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होता इमीडिएटली, उसको थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि एक्स की वैल्यू चेंज होने में कुछ टाइम तो लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि मैंने नीचे से एक फोर्स हटाया स्प्रिंग फोर्स इमीडिएटली चेंज होगा, नहीं होता है। थोड़ा ध्यान रखें इस बात का, यही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, जिसमें बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, तो के एक्स लगता रहेगा, वैसे ही टेंशन तो 0 हो गई, ऊपर एक्सेलेरेशन इसका ए मान लेते हैं। इक्वेशन क्या बनेगी, के एक्स माइनस 3mg इक्वल्स टू 3ma। के एक्स की वैल्यू कितनी थी, 4mg, तो 4mg माइनस 3mg इक्वल्स टू 3ma। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, g/3 की तरह आएगी ऊपर की तरफ। इसको डायरेक्टली हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि आंसर ए हो जाएगा इसका, जितना फोर्स किसी एक चीज़ से हटता है, मान लो बॉडी को इक्विलिब्रियम में है, जिस तरफ से एक बॉडी पे जितना फोर्स हटेगा उतना ही फोर्स दूसरी डायरेक्शन में नेट आ जाएगा। जैसे अगर आप देखो बी पे से टेंशन के बराबर का एक फोर्स हटा जो ऊपर लग रहा था, नीचे फोर्स उसके बराबर आ जाएगा, टी किसके इक्वल, तो एम जी, तो नीचे की तरफ एम जी लग गया।
सेम ए पे भी कितना फोर्स हटा है, टी के बराबर, मतलब एम जी के बराबर, और उसके अपोजिट मतलब ऊपर की तरफ कितना फोर्स आ जाएगा, एम जी आ जाएगा नेट। तो एम जी इक्वल्स टू 3m है, डायरेक्टली भी हम कर सकते थे बिना इतनी लंबी चौड़ी इक्वेशंस लगाए, बट ये बेसिक तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पर्सन है of mass 60 kg is inside a lift of 940 kg and presses the button on control panel. Lift starts moving upwards with an acceleration of 1 meter per second. The tension in the supporting cable कितना होगा? तो सपोर्टिंग केबल पर टेंशन कितनी है वो हमसे इसमें पूछा गया। तो जी ये लिफ्ट है, ठीक है, इसमें एक आदमी खड़ा हुआ है 60 किलो का, लिफ्ट का मास है 940 किलो, ऊपर इसमें एक रस्सी है उसमें टेंशन होगी, और ये ए एक्सेलरेशन से पूरा नीचे जा रहा है। तो इसको हम अगर एक पूरा सिस्टम ले लें तो पूरे सिस्टम का मास हो गया 1000 किलो। तो इसका एफबीडी में अगर हम इसका वेट ड्रॉ करेंगे तो वेट कितना आएगा इसमें, 1000 इंटू 10, तो 10,000 न्यूटन नीचे, टेंशन ऊपर, एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 है। तो जी टी माइनस 10,000 इक्वल्स टू मास इसका 1000 इंटू एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन 1 दे रखा है, तो ये टेंशन हो जाएगी अपने पास 11,000 न्यूटन। तो आंसर बी करेक्ट। ठीक है जी, ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला एक बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का, एडवुड मशीन पे बेस्ड, ठीक है ना। तो एडवुड मशीन पे बेस्ड ये जो क्वेश्चन है इसमें हमसे एक्सेलरेशन पूछा गया है, इन ब्लॉक्स का क्या होगा, ठीक है। तो एडवुड मशीन क्या होती है, एक पुली होती है स्मूथ, उससे दो मासेस दोनों तरफ लटके होते हैं, ठीक है। ये m1 मास है, दूसरा मास ये m2 है, ठीक है। तो अगर m1 5 किलो का है, इस पर्टिकुलर केस में ये 10 किलो का है, तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा सेम एक्सेलरेशन से। हमसे एक ही वैल्यू पूछी है, तो ऐसे केसेस में कुछ नहीं करना होता आपको, सिंपल क्या करें, नेट पुलिंग फोर्स क्या लग रहा है इसके ऊपर भाई, 100 न्यूटन, इस पर ये 50 न्यूटन, बाकी तो एक्सटर्नल फोर्स हैं। इसको बस समझने के लिए कि नेट एक्सटर्नल, बच्चों को क्या लगता है कि भाई 50 भी नीचे लग रहा है 100 भी नीचे लग रहा है, ठीक है, तो 150 नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं। इसको समझने के लिए क्या कर दो, रस्सियों को सीधा कर दो ऐसे, हॉरिजॉन्टल कर दो। अब देखो इसको, सिचुएशन अब अच्छे से समझेगी। क्या समझेगी, इधर 100 न्यूटन है, इधर 50 न्यूटन है, तो नेट फोर्स अब कितना आया, इधर दिख रहा होगा आपको 50 न्यूटन का, ठीक है ना। तो ए जो होगा एफ नेट जो भी लगा डिवाइड बाय टोटल मास एम ऑफ सिस्टम, जी इस केस में 50/15। तो ये आंसर हो जाएगा आपका, अगर मैं 5 से भी डिवाइड करूँ 10/3, तो जी के टर्म में आंसर है, तो आप g/3 इसको लिख दें। तो आंसर अपना क्या आ गया, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये फ्रिक्शन का क्वेश्चन है। इसमें हमसे बोला कि एक बॉडी है एम मास की, इज केप्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी बट इट डज नॉट मूव, द रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन एंड अ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज गिवन बाय, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज एफ। तो एफ की वैल्यू पूछी है आपसे, मतलब नेट कांटेक्ट फोर्स पूछा है, ठीक है ना। हाँ जी, ठीक है, द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन फोर्स, अच्छा ठीक है। ये एक सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का, मान लीजिए इधर इस पर कुछ F1 फोर्स लगाया आपने, ठीक है, और ये मूव नहीं कर रहा है, इट इज़ एट रेस्ट।
तो फोर्स लगाने से मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब जो फ्रिक्शन है इन दोनों के बीच में कौन सा है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, मतलब अभी तक ये एक्सटर्नल फोर्स इसकी लिमिटिंग वैल्यू के क्या होगा, या तो बराबर होगा या फिर उससे कम होगा, तभी ये मूव नहीं करा होगा। ठीक है, तो इसके जो अगर हम एफ बी डी बनाएं ब्लॉक के, तो क्या क्या फोर्सेस लगेंगे, एक एम जी लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इधर एक आएगा फ्रिक्शन एफ। ठीक है ना, और इधर क्या आ रहा है, एफ वन आ रहा है ना बच्चों। हमसे पूछा है कि ये जो यहाँ पर एन और एफ लग रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी रिजल्टेंट की, वो अपने को यहाँ नोन है, वो कैपिटल एफ के बराबर में गिवन है। तो कैपिटल एफ जो होगा वो रूट ओवर कितना हो जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। और इस एफ की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो एफ मैक्स कितनी हो सकती है, जब ये एफ एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो, मतलब अपनी लिमिटिंग वैल्यू के बराबर। ठीक है जी, तो ये वैल्यूज़ यहाँ सब सब्स्टिट्यूट कर दें हम, ये कितनी आ जाएगी, म्यू इंटू एन का होल स्क्वायर प्लस एन का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये बाहर आप कॉमन ले, ये एफ की मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, ध्यान रखें थोड़ा सा। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ से म्यू स्क्वायर प्लस 1 इंटू आपकी वैल्यू यहाँ एन, और एन किसके इक्वल है, एम जी के इक्वल। तो रूट ओवर कितना आ गया, ये म्यू स्क्वायर प्लस 1 इंटू एम जी के बराबर हो गया। ये है एफ मैक्स। इसका मतलब एफ जो होगा या तो एफ मैक्स से बराबर है या एफ मैक्स से छोटा है, मतलब जो आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान भी रखें, ये जो है क्वेश्चन में एफ इसने यहाँ पर तो थोड़ा स्पेसिफाई कर दिया। क्वेश्चन में आपसे अगर पूछता कि नेट कांटेक्ट फोर्स बताइए इस पर्टिकुलर ब्लॉक पे कितना लगा, तो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट होता है वो होता है नेट कांटेक्ट फोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ब्लॉक है मास m1 का, स्टार्ट्स रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल, लाइट स्ट्रिंग connecting to it pass over a frictionless pulley at the edge of table, and from it another end B, block B of mass m is suspended. Coefficient of kinetic friction with block and the table is mu k. When the block A is sliding on the table, टेंशन इन द स्ट्रिंग कितनी होगी, ये पूछा है। क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि एक हॉरिजॉन्टल उस पर ये रखा हुआ है, दूसरे उसको रस्सी से हमने एक पुली से पास कराया, दूसरा ब्लॉक उससे अटैच किया, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के गिवन है। तो हमसे टेंशन पूछी गई है रस्सी में कितनी होगी, क्योंकि स्लाइड कर रहा है तो यहाँ कोई इतनी टेंशन वाली बात है नहीं कि चेक करो स्लाइड करेगा नहीं करेगा। इसका एक्सेलेरेशन अगर डाउनवर्ड ए है तो इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन राइट साइड में ए होगा। तो इस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो ड्रॉ कर लें, m2g टेंशन T, ठीक है, और इस पर टेंशन T, मैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ड्रॉ कर रहा हूँ बस, इस पर पीछे F के लगेगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बस ये फोर्स है। m2 की इक्वेशन अगर बनाते हैं हम लोग तो इक्वेशन क्या बनेगी, m2g माइनस टी इक्वल्स टू m2a, ऊपर क्या बनेगी, t माइनस एफ के इक्वल्स टू m1a। ठीक है, हमसे टेंशन पूछी है, अननोन है हमारे पास दो, ठीक है, एक एक्सेलेरेशन दूसरा टेंशन। तो पहले हम एक्सेलेरेशन निकाल लें, उसके बाद हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को ऐड कर दें, टी उड़ जाएगा। इक्वेशन क्या बनेगी, m2g माइनस एफ के इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू ए के बराबर। एफ के की जो वैल्यू होगी वो सीधा सीधा कितनी होती है, म्यू के इंटू एन, एन है m1g के बराबर, म्यू के m1g, यहाँ पुट कर दें m2g माइनस m1g इंटू म्यू इक्वल्स टू, ये कितना आ गया, m1 प्लस m2a। तो a हमारे पास जो आया बच्चों वो कितना हुआ, m2 माइनस m1 म्यू के इंटू जी डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ये एक्सेलेरेशन मिल गया। तो जी यहाँ
अब हम किसी भी इक्वेशन चाहे इसमें हम टी की वैल्यू निकालने के लिए ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन पुट कर दें हम, तो टी किसके इक्वल होगा, यहाँ पर हो जाएगा m2g माइनस m2a के बराबर। तो m2g माइनस यहाँ पुट कर दें m2 माइनस m1 यू के इंटू जी डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई करें एलसीएम लेकर, m1 m2 जी माइनस m2 स्क्वायर जी माइनस m2 जी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा m1 म्यू के जी डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर देखिए उड़ती हुई दिखेंगी अपने को, कुछ नहीं दिख रहा है, तो m2 जी, अच्छा m2 स्क्वायर जी यहाँ हो गया m2 m1 जी, सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ से वैल्यूज़ लें। अब इसमें ओहो, हम यहाँ पर m से मल्टीप्लाई करना भूल गए, तो ये स्क्वायर होगा, ये यहाँ पर जो फैक्टर होगा वो हो जाएगा m1 m2 म्यू के जी। ठीक है ना, तो कुछ चीज़ें यहाँ से ओवरऑल हमारे पास कॉमन आ जाएंगी, वो ये और ये उड़ता हुआ दिख रहा है, एक सेकेंड, उड़ा क्या, प्लस है ये, ठीक है, तो ये उड़ेगा और यहाँ से m1 m2 इंटू जी कॉमन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1 माइनस म्यू के अपॉन m1 प्लस m2। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, माइनस माइनस सॉरी इसमें एक गलती हो गई, ये प्लस होगा, तो ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्लैंक है, इस पर मतलब प्लैंक मतलब इंक्लाइन, उस पर एक डब्बा रखा हुआ है, ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री जब रीच किया तो ब्लॉक जो है जस्ट स्लिप करने लगा, स्टार्ट टू स्लिप एंड स्लाइड्स 4 मीटर डाउन द इंक्लाइन इन 4 सेकेंड्स। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ क्या है कि भाई थीटा हम जैसे जैसे बढ़ाते रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 30 डिग्री पर वो कह रहा है कि ये स्लाइड करने लगा, ठीक है, तो जब ये स्लाइड करेगा एक रफ सरफेस पर नीचे की तरफ, ठीक है, तो उस टाइम इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा कौन सा लगेगा, वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो एक एंगल ऐसा आता है जहाँ पहले पहले जैसे हम एंगल बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो स्लाइड नहीं करेगा, एक पर्टिकुलर एंगल पर जस्ट ये स्लाइड करना स्टार्ट करेगा, वो एंगल क्या कहलाता है, इसका एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है, ठीक है। तो 30 डिग्री क्या है, उस एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा है, ठीक, तो इस पर जो फोर्सेस लगेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये अलोंग द इंक्लाइन क्या कहलाएगा, mg sin थीटा, और पीछे की तरफ एफ कहलाएगा, और एक्सेलेरेशन जो होगा इसका ए होगा, ठीक है। और ए की वैल्यू याद रखें कि किसी भी रफ इंक्लाइन पर अगर एक ब्लॉक स्लाइड करता है नीचे की तरफ तो उसकी वैल्यू क्या रहती है, जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी ऑफ कॉस थीटा, ठीक है, ये रट्टा मार के रखना है आपको। तो इस केस में ए निकाल लेते हैं हम, कितना आएगा, 10 इंटू साइन कितना दे रखा है 30 डिग्री, साइन 30 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 1/2 माइनस म्यू के कितना है वो यहाँ निकालने के लिए बोला गया है, ठीक, जी की वैल्यू 10 है और ये कॉस 30 डिग्री √3/2। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर इसका, 5 माइनस 5√3 म्यू के, ठीक है, ये ए है। अब इसमें दिया कि ये कुछ
4 सेकंड में 4 मीटर नीचे इंक्लाइन पे गया है। ठीक है, तो हम सीधा सीधा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब चीज़ चल रही है एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ कर लें। u इनिशियली 0 था, s की वैल्यू 4 गिवन है, हाफ एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 5 माइनस 5√3 म्यू के इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर, ये और यहाँ से कैंसिल, इधर 2 इक्वल्स टू 5 माइनस 5√3 म्यू के बाय 4। ठीक है जी, मतलब 1/2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो आएगी यहाँ पर, दिस इज 1/2 इक्वल्स टू 5 माइनस 5√3 म्यू के। तो 5√3 म्यू के किसके इक्वल आएगा 5 माइनस 1/2, मतलब कितना होगा 10, 9/2। तो म्यू के कितना आ गया यहाँ से 9/10√3, मतलब 0.9/√3। तो ये भी आ जाएगी वैल्यू 0.9/1.7। तो ये जो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आएगी ये हमारे पास आ जाएगी 0.5 के आसपास। ठीक है ना, तो 0.5 म्यू के की वैल्यू है, तो इसका मतलब जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट होगा वो तो इससे ज़्यादा होगा ही होगा। तो आंसर हमारे पास एक ही गिवन है, आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक इंक्लाइन है, ठीक है, थीटा एंगल का, उसका आधा हिस्सा स्मूथ है और आधा हिस्सा रफ है। तो आधा हिस्से की लेंथ डी मान लेते हैं और आधे जो रफ वाला हिस्सा है उसकी लेंथ भी हम डी मान लेते हैं। एक ब्लॉक है जो कि यहाँ से रेस्ट से स्टार्ट किया, u0 है और इस पर खिसकता हुआ जाता है, फाइनली बॉटम पे जाकर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक है, हमसे पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है, लोअर हाफ का कितना होगा। तो ये यहाँ कुछ v1 वेलोसिटी से पूछा होगा। अब एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर पार्टिकल एक स्मूथ इंक्लाइन पे चलता है, ठीक है, तो उसका एक्सेलरेशन मान लो यहाँ से यहाँ तक था a1, और जब वो यहाँ से यहाँ तक आएगा तो रिटार्ड कर रहा है, तो एक्सेलरेशन होगा ऊपर a2, होगा नहीं होगा, डिस्टेंस बराबर चल रहा है। ठीक है, दोनों केस में डिस्टेंस क्या चल रहा है, वो बराबर चल रहा है। तो जो d1 की वैल्यू इसमें हम लेंगे, सॉरी d की जो वैल्यू a1 लिख दें, a1 होगा g ऑफ साइन थीटा, और a2 जो होगा क्योंकि ऊपर की तरफ है तो g मतलब म्यू g कॉस थीटा, अभी बताया था मैंने आपको कि g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा होता है, बट क्योंकि ऊपर की तरफ डायरेक्शन है तो ये कितना आ जाएगा म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी ऑफ साइन थीटा, इसका आंसर हो जाएगा a2 की वैल्यू। ठीक है, यहाँ स्पीड v1 है, v1 इसने अचीव की है, तो पहले हम v1 की वैल्यू निकालें, तो v1 सीधा हो जाएगा a1 इंटू टी। अच्छा, इसने डी डिस्टेंस दे रखा, टाइम नहीं दे रखा है, तो हम इक्वेशन यूज़ करेंगे v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो v1 स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 2a1 इंटू डी के बराबर। ठीक है, अगले हाफ के लिए भी सेम इक्वेशन लगाते हैं, तो v1 स्क्वायर या v स्क्वायर इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी v1 स्क्वायर है माइनस 2a2 इंटू डी के बराबर। तो v1 स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया a2 डी के बराबर हो गया। ठीक है जी, दोनों को इक्वेट कर दें, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज़, 2a1d इक्वल्स टू 2a2d, यहाँ से ये चीज़ें उड़ेंगी, तो a1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा a2 हो जाएगा। a1 की जो वैल्यू है g साइन थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा। ठीक, इसको इस साइड ले जाओ, अपने पास 2g साइन थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया म्यू जी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक, तो हमारे पास जो म्यू आएगा वो आ जाएगा 2 tan ऑफ थीटा।
रिमेंबर दिस रिजल्ट। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आंसर हो जाएगा सी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक बड़ा सा ट्रक है या कार समझ लीजिए, उस कार से एक छोटा सा डब्बा चिपका हुआ है। ठीक है, इसका मास है m। ठीक है जी, ये एक्सेलेरेशन अल्फा से आगे की तरफ चल रहा है। ठीक, अब क्या करना है इसमें, जो कार्ड सी है ये बोल रहा है कि ये जो ब्लॉक है इस कार्ड के साथ चिपक के चल रहा है, तो ये नीचे ना फिसले, एक्सेलेरेशन कितना होना चाहिए किसका, इस कार्ड का। ठीक है, तो इसका अगर हम एफ बनाएं तो एफ में क्या क्या फोर्स आएंगे, इस पर एक आएगा एक mg, इधर आएगा नॉर्मल रिएक्शन। इसे भी दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ग्राउंड के फ्रेम में या फिर बेसिकली कार्ड के फ्रेम, मतलब सूडो फोर्स से। मैं सूडो फोर्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो ये ब्लॉक भी हमें अल्फा एक्सेलेरेशन से आगे की तरफ चलता हुआ दिखेगा, क्योंकि इसे स्लाइड करने की टेंडेंसी नीचे की तरफ, फ्रिक्शन लाएगा ऊपर। ठीक है जी, तो इक्वेशन क्या बनेगी, हमें बन रही है n इक्वल्स टू एम इंटू ए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, नीचे की तरफ नहीं आ रहा है तो नेट फोर्स इस पर क्या लग रहा है, F इक्वल्स टू एम जी के बराबर। क्यों स्लाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब F अपनी लिमिटिंग वैल्यू तक नहीं पहुंचा है, तो F किससे कम होगा, FL से कम होगा या उसके बराबर होगा। तो F mg के बराबर है, और जो FL की वैल्यू होती है म्यू इंटू कितनी होती है, n होती है, और n कितना a है ये, और यहाँ से कैंसिल होगा। ठीक है ना, a है यहाँ पर जी अल्फ़ा, मैंने सॉरी a यूज़ कर लिया था, तो अल्फ़ा क्या होगा, वो होगा बड़ा किससे, g बाय म्यू से। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, इसका सी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इन सारे टॉपिक्स का, जो मुझे लगता है कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपको एकदम से ये सारे के सारे क्वेश्चन रटे रहें विद बेसिकली आंसर्स। ठीक है, वैल्यूज़ थोड़ी बहुत इधर उधर कर सकता है, तो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है प्रॉपर्ली कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुए। एक चेन है, ठीक है, इस तरीके से एक टेबल पर रखी हुई है, उसका कुछ पार्ट क्या है, नीचे हैंग्ड है। ठीक है, तो पूछा है कि भाई हमसे कि मैक्सिमम कितनी चेन ओवरहैंग कर सकते हैं ताकि ये नीचे ना फिसले। टोटल लेंथ हम L मान लें, नीचे जो लेंथ है उसको स्मॉल l मान लेते हैं, और इसका मास m चेन का मान लो। तो डायरेक्ट फॉर्मूला इसका मैं दे रहा हूँ, यहाँ पर कोई पंचायत ही नहीं कर रहा, उसको रट्टा मारें। चलिए या फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ अगर हम ओवरहैंग पार्ट जो है, मतलब जो नीचे लटका हुआ है, उसका एफ बनाएं, इसका मास स्मॉल m मान लेता हूँ, एम जी लगेगा, ऊपर टेंशन टी लगेगी, तो टी किसके इक्वल होगी, एम जी के बराबर होगी। अब जो पार्ट हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, उसका मास कितना हो गया, m माइनस एम। ठीक है, इस पे टेंशन टी इधर, फ्रिक्शन इस तरफ, तो इसमें नीचे जो फोर्स लगेगा एक m माइनस एम इंटू जी, ऊपर नॉर्मल एक्शन। ठीक है ना, अब ये स्लाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो स्लाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब टी किसके इक्वल होगा भाई, m माइनस एम इंटू जी के बराबर। और इस वाले पार्ट से अगर आप देखते हो तो यहाँ जो हमारे पास आ रहा है वो टेंशन किसके इक्वल होता है, एम जी के। तो जस्ट स्लाइडिंग की टेंडेंसी ले रहा हूँ। ठीक है, सॉरी मैंने ये एफ टी किसके इक्वल होगा, एफ मैंने थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ कर दी, कुछ है नहीं। तो यहाँ टी किसके इक्वल होगा, एफ के इक्वल, और इस वाली इक्वेशन से अगर हम देखें तो टी किसके इक्वल है, एम इंटू जी के इक्वल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों इक्वेशन में एफ किसके इक्वल आ गया, एम जी के बराबर आ गया। अब इस लेंथ पर ये जस्ट स्लाइडिंग की टेंडेंसी है, तो एफ किसके इक्वल होगा, एफ एल के। एफ एल किसके इक्वल होता है, म्यू इंटू एन के, और एन कितना आ रहा है इस केस में, वो है हमारे पास m माइनस एम इंटू जी। ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें तो m माइनस एम इंटू जी इक्वल्स टू एम जी के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास आंसर जो हो जाएगा, ये जी उड़ेगा, म्यू कैपिटल M इक्वल्स टू एम म्यू प्लस 1 होगा ना बच्चों। ठीक है, तो हमारे पास जो
मास ओवरहैंग हो सकता है स्मॉल m, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू कैपिटल M अपॉन 1 प्लस म्यू के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ मास भी पूछ सकता है कितना मास हैंग करे, तो इससे एक आंसर हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ हमें से लेंथ पूछी गई है, तो लेंथ कैसे निकालेंगे हम इसकी, भाई लेंथ निकाल सकते हैं, जिस रेशो में मासेस हैं उसी रेशो में लेंथ्स होंगी। ठीक है ना, तो ये स्मॉल l और ये यहाँ से कैपिटल L हो जाएगा इस केस में, तो म्यू L बाय 1 प्लस म्यू। आंसर याद रखें इस पर्टिकुलर केस के लिए। ठीक है, तो हमें तो परसेंटेज निकालना था तो परसेंटेज आ जाएगी अपने पास, वो कितनी हो जाएगी, L बाई L इक्वल्स टू म्यू 1 प्लस म्यू इंटू 100, यहाँ भी इंटू 100। तो म्यू की जो वैल्यू है इस क्वेश्चन में वो कितनी है बच्चों, 0.25। ये कितना है, 1.25 हो जाएगा, तो ये 1:5 मतलब 20% लेंथ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, हैंग करके रख सकते हैं और ये रॉड स्लिप नहीं करेगी। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स बचे हुए हैं बेसिकली मैकेनिक्स के, उन चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।